सबसे पहले YouTube चैनल पर मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब को पाकर ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा पाते हैं। तो आज का हमारा जो हिंदी का वर्क है वो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं, जिसका नाम है बसंत भाग 2। इसके जो पहली कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन की, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको उस कविता की सह प्रसंग व्याख्या दी थी। अब हमारा जो पाठ नंबर 2 है जिसका नाम है दादी माँ, ये एक कहानी है। एक लेखक अपनी बचपन की बातें आपको एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता है। तो इस कहानी को हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर होंगे वो भी आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। तो आप एक वीडियो में ही पूरे पाठ को और साथ में जो उसके प्रश्नोत्तर हैं उनको विद सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल से ले सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है दादी माँ। इस कहानी के जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। कहानी के जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह जी क्या बताना चाहते हैं इस कहानी में, आइए अब इसको पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयों पर बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ना जाने तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जो लेखक है वो अपनी मनोदशा के बारे में यहाँ पर बताता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, नौकरी करने के लिए चला जाता है, तो उस समय कभी कभी उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और जो उसका मन है वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो उसके जो मित्र हैं वो उसे सांत्वना देते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अभी छुट्टियां आने वाली है, लेकिन वो पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला, प्रतिकूलता मीन्स विपरीत परिस्थितियों में घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है जैसे कंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरी जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपने बचपन में जब कंवार के दिन आते थे, कंवार एक महीना होता है जो बरसाती महीना होता है, उसमें क्या होता है कि बरसात के कारण गांव में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है और उस पानी में बहकर सिवान शब्द है यहाँ पर नाले में दूर दूर से
मोथा और साई की अधगली घास, ये घास के नाम है जो बरसात के मौसम में उग जाती है। वो बड़ी नाजुक जड़ों वाली होती है। जैसे ही पानी का बहाव तेज होता है तो वो उसके साथ बहाकर चली जाती हैं। तो बहाकर सिवान में अलग अलग प्रकार की जो घास है वो आ जाती है, और सूरज की गर्मी पड़ते ही वो जो घास है उसमें से एक सड़न पानी के अंदर बन जाती है। तो उस सड़े हुए पानी में जो मेरे दोस्त हैं वो बड़ी धमाके से कूद रहे होते हैं। यानी कि जैसे छोटे बच्चों को पानी में कूदना अच्छा लगता है, तो बचपन में उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो इस पानी में झाग भरे जलाशयों में, जलाशय जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है जैसे तालाब, जोहड़, तो उनमें कूद कूद कर नहाते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें, यानी कि भारत में जितनी भी ऋतुएं हैं उन हर ऋतुओं की अलग अलग बात होती है। हर मौसम का अलग ही आनंद होता है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुमार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा लगता है। यानी कि चाहे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें चाहे आम जामुन ना मिले, चिवड़ा ना मिले, गुड़ ना मिले, लेकिन जब कुमार के दिन आते हैं तो उसका जो पानी होता है गंधपूर्ण झाग से भरा हुआ, अगर उसमें हमें नहाना ना दिया जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। जैसे ही वो इस सड़न भरे हुए पानी में नहाता है तो वो बीमार हो जाता है, और हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर है बुखार, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। यानी कि जब उसको बुखार हो जाता है तो उस समय जो उसकी दादी अम्मा है वो उसको खाने के लिए नींबू और साबू देती है, साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही रह गया, कि जैसे बुखार हुआ तो इतना ज़्यादा हो गया कि रजाई पर रजाई, और उतरता रात 12 बजे के बाद, कि मुझे सर्दी भी लगती जिससे बचने के लिए मुझे रजाई लेनी पड़ती। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिर पर सदा टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे बीमार होने पर सर और पेट को छूकर पता लगाया जाता है कि कितना बुखार है, तो लेखक की दादी अम्मा ने भी यहाँ पर वही किया। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे कि गांव में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अंधविश्वास में डूबकर बहुत सारे टोटके करती रहती हैं, तो उसी प्रकार से जो लेखक की दादी थी वो भी ऐसे ही करती थी जब लेखक बीमार होता था। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। किस्म होता है अलग अलग प्रकार। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। जो ये मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये एक तरह के बुखार होते हैं। सरसाम होता है एकदम से कनकपी चढ़कर बुखार होना, सर्दी लग के। तो जो दादी अम्मा थी वो देखते ही बता देती थी कि इसको कौन से वाला बुखार है।
महामारी और विसूचिका। विसूचिका होती है हैजा और चेचक की बीमारी। तो दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती, खाने पीने की चीज़ों का मेरा पूरा ध्यान रखती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का को क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा, धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी की निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। उरीन का अर्थ होता है ऋण मुक्त, यानी कि जितना पैसा उधार है उस सबसे मुक्त हो जाना। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। कृष्ण के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट महिलाएं ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इससे जुड़ी जो शब्दार्थ हैं वो यहाँ पर आपको शब्दों के अर्थ सहित दिए हैं और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर बनते हैं वो भी निकाल कर दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर कहानी से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पर उत्तर के साथ दिए गए हैं। जो हमारे अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं
वो। तो इन सब की जो वीडियो है वो आपके पास सेंड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ से पाठ 2 कक्षा 7वीं हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, उसका जो पाठ नंबर 2 है दादी माँ, उस पूरे पाठ का सार और उसके जो प्रश्नोत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, वो आप इस वीडियो से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरे प्रश्नोत्तर इस वीडियो में दिखाएंगे। आप यहाँ से अपने जो प्रश्नोत्तर हैं वो ले सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।